पार्ट नंबर 11। अच्छा, कल मैंने दो टॉपिक आपको समझाए थे, एक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये किस पार्ट में आएगा? कोऑपरेटिव में, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जनरली जो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ना, केंद्र और राज्य का संबंध, वो किसके अंतर्गत आता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होगा, इसमें कहा जाता है कि जो सेंट्रल है वो इस तरीके से पॉलिसीज बनाएगा जिसमें राज्य पार्टिसिपेट करेंगे। यदि सिर्फ सेंट्रल ओरिएंटेड आपकी पॉलिसीज बनेगी तो क्या राज्यों को फायदा होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से सेंट्रल को पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें राज्य क्या करें? पार्टिसिपेट करें। एक एग्जांपल से समझिए, आपने देखा होगा टैक्सेस लगते हैं, है ना। अब कुछ टैक्सेस इस तरीके से होते हैं कि राज्य में राज्य वसूलता है ना, जाता कहां है? वो केंद्र के पास, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है केंद्र और राज्य में। अब इसमें भी परसेंटेज होता है कि कितना देना है। सुना होगा आप लोगों ने, उसके लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं, वित्त आयोग, है ना। वित्त आयोग जो होता है वही रिकमेंड करता है कि कितना परसेंट ग्रांट्स देना चाहिए राज्यों को, टैक्स का कितना परसेंट बंटवारा होना चाहिए, तब जाके सेंट्रल स्टेट रिलेशन सुधरते हैं, है ना। और इनके लिए एक जूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने टोटल जूरिडिक्शन पढ़े थे। मैंने आपको बोला था कि प्रेसिडेंट के भी आप कहीं ना कहीं अधिकार या शक्तियां देखकर आइएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की देखी। उनमें से सबसे पहला होता ओरिजिनल जूरिडिक्शन। ओरिजिनल जूरिडिक्शन मतलब मूल अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के तहत होता है ओरिजिनल जूरिडिक्शन। इसमें यूनियन के अगेंस्ट में एक या एक से ज्यादा राज्यों का विवाद हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी एक मुद्दा है जिस पर यूनियन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल आपकी एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है? स्टेट। या तो एक स्टेट हो सकता है या एक से अधिक स्टेट्स हो सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? ओरिजिनल जूरिडिक्शन। ये विवाद कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या ये हाई कोर्ट सुलझा सकता है? नहीं सुलझा सकता। इसको कहते हैं ओरिजिनल जूरिडिक्शन, मूल अधिकार, अधिकारिता। और किसकी है ये? किस आर्टिकल में दी है? 131। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके साथ एक और राज्य है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र एक साथ हैं, उनके अगेंस्ट एक या एक से अधिक राज्य केस लड़ रहे हैं, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये भी किसमें आएगा? इसी के अंदर आएगा। और तीसरी कंडीशन होती है कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सॉरी, एक से अधिक राज्य हैं, और दूसरी तरफ भी एक से अधिक राज्य है, मतलब दो राज्यों के मध्य भी डिस्प्यूट हो रहा है। वो भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या इंटर स्टेट वाटर जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है? ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वो दिया गया है आपका आर्टिकल 262 में। तो जो नदी जल विवाद है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद हो गया, है ना, पानी को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके इनका क्या होता है? डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझाता, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उनके द्वारा इनको सुलझाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस है। अब सेम क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2021 के मेंस में। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ा, हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या क्या होते हैं बताइए? हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? इसमें सोच क्यों रहे हो इतना? हाई कोर्ट कौन कौन से मुद्दे सुलझाता है? स्टेट तो यही सुलझा रहा है।
कितने सारे मैटर्स हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट देखता है। रेवेन्यू से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं, इलेक्शन में धांधली हो जाए, कोई घोटाला हो जाए, है ना, सिविल केसेस हो जाएं, क्रिमिनल केसेस हो जाएं, ये किसकी ज्यूरिडिक्शन में आ जाते हैं? हाई कोर्ट के। इलेक्शन के संबंधी कोई भी विवाद आता है, लोग जाके रिट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कितने बार आपने देखा होगा ऐसे केसेस हुए थे जिनमें जनरली कोई भी व्यक्ति ने अपना ब्यौरा नहीं दिया था सही। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, इतनी संपत्ति है, जो कि गलत होता है यदि पूरा आप सही नहीं देते हो। तो उस पे लोग रिट पिटीशन लगा देते हैं कि इन्होंने अपना ब्यौरा सही नहीं दिया। तो वो केसेस कौन सॉल्व करता है? हाई कोर्ट। रेवेन्यू संबंधी जितने विवाद आते हैं राजस्व से, उसमें चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, धांधली हो रही हो, घोटाला हो रहा हो, है ना, किसी व्यक्ति के साथ कोई भी इस तरीके से घोटाला हुआ हो, तो वो कहां जाता है पिटीशन लगाने? इलेक्शन का हो गया, रेवेन्यू का हो गया, सिविल केसेस आ जाते हैं, क्रिमिनल केसेस आ जाते हैं, उनमें किसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है? अब इनमें ऐसा नहीं करते अपन। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी मैटर हैं छोटे बहुत जिनमें लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो भी हाई कोर्ट में पिटीशन लगती, रिट्स लग जाती हैं, है ना। अब डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन होगा, तब आर्टिकल 32 का प्रयोग करोगे, तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आपका जाने का तरीका क्या है? या तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इसीलिए जो ऐसे क्षेत्र जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट देखता है, वो उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था, और हमने सिर्फ पढ़ा क्या है अभी तक? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने मिल सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, करते हैं ना, अपीलेट में करते हैं, आर्टिकल 132 से 136 कल पढ़ा था ना। ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। अब इसको भी समझ लो कैसे है। आप गए हाई कोर्ट में या आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सबसे पहले क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा न्यायालय देखता है? सेशनल कोर्ट देखता है। मैंने वहां भी दो कोर्ट बताए थे, एक सेशनल कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा उसको क्या बोलते हैं? डीएम, जो सिर्फ कौन से मामले देखता है? सिविल, दीवानी, जिसमें सिर्फ या तो चोरी चकारी कुछ होगी या राजस्व से संबंधित विवाद होंगे। लेकिन जब क्रिमिनल मैटर्स की बात होती है तो क्रिमिनल मैटर्स को कौन देखता है? सेशनल कोर्ट। उसको क्या बोलेंगे? सत्र न्यायाधीश जो उसको देखेगा, है ना। तो मान लो क्रिमिनल केस ही है, मर्डर या फिर चोरी, कुछ भी इस तरीके से जिसमें कोई ना कोई हिंसा हुई है। अब वो केस कहां गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि आपको उम्र कैद की सजा होगी। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक जिस पर केस किया जा रहा है, एक जो गिल्टी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कह दिया? इस व्यक्ति को उम्र कैद होगी। अब लेकिन जो पक्ष गिल्टी था उसको उम्र कैद तो हो गई, लेकिन दूसरा पक्ष उससे सहमत नहीं है। वो चाहता है कि हमारे परिवार में किसी की हत्या हुई है तो इसको भी क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। तो वो कहां ले जाएगा उसको अपील करके? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचेगा, हाई कोर्ट उस केस में सजा दे देगा, किसकी? फांसी की। पलट देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, है ना, जजमेंट को। अब यहां से उसको फांसी हो गई, लेकिन जो गिल्टी व्यक्ति है उसके पास भी अधिकारिता है, वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर आर्टिकल 132 से 136 के तहत वो अपील कर सकता है, जिसमें 3 प्रकार के मैटर आते हैं। कौन कौन से? सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन कौन से आते हैं? सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल।
दीवानी मामले, यदि कोई चोरी से संबंधित या कोई इस तरीके से होता जिसमें हिंसा नहीं होती तो भी वो अपील कर सकता था, आर्टिकल 132। आर्टिकल 133 कहता है कि यदि कोई क्रिमिनल केस है उसमें भी वो जो लोअर कोर्ट है उससे हायर कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और यहां पर हायर कोर्ट कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पिटीशन लगाएगा कि मुझे फांसी की सजा दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, रीड करेगा और उस पर जजमेंट देगा। या तो वो हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखेगा या फिर उसको पलट देगा, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते। 3 में, अब भी 3 बताए, सब लगा सकते हैं, अधिकार है ये आपका। ये तो जज बताएगा, ये तो जज बताएगा ना कि फैसला किसके पक्ष में देना है। कोई भी लगा सकता है अपील। अभी आप देखो ना, आप लोगों ने सुना होगा जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस में पता था गिल्टी हैं, एविडेंस है, लोअर कोर्ट ने भी दे दिया दिल्ली के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपील की ना, तो फांसी कितने समय तक टलती गई। नहीं तो यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फांसी दे दी तो तुरंत हो जानी थी, लेकिन अधिकार है ना आपके पास अपील करने का, तो उसके लिए तो कर नहीं सकते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज फैसला किया आपने कल ही लटका दिया। उसको टाइम देते हैं कि आपको अपील करना है तो अपील कर सकते हो। फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया। वकील थे सिंह करके कोई, उन्होंने उसका जो गिल्टी थे व्यक्ति उनका केस लड़ा था, तो जनता ने उनका विरोध किया कि क्रिमिनल्स का केस लड़ा, लेकिन हमारी जुडिशरी ने ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही राइट दिया हर व्यक्ति को। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या दिया है ना, अपराध के ऊपर आपको बताया गया है दोष सिद्धि के लिए कि यदि आपने कोई अपराध किया है तो सबसे पहला काम होगा कि जब तक आपको गिल्टी नहीं माना जाएगा, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता। यदि हम आप पर सिर्फ अपराध होने का ये संशय करते हैं तो इस आधार पर आपके हम अधिकार नहीं छीन सकते जब तक फाइनली वो हो नहीं रहा है। और मान लो दोष सिद्धि हो गई तो उसके बाद भी संरक्षण का अधिकार मिलता है। समझ में आया? एक क्राइम के लिए एक ही सजा मिलती है, उसी समय की सजा मिलती है जो लॉ अभी चल रहा है। निर्भया के केस में एक माइनर व्यक्ति लड़का था, उसकी कुछ ही दिन से एज बची थी 18 होने की, नहीं तो उसको भी फांसी होती, लेकिन उस समय लॉ ही नहीं था, उस समय माइनर माना जाता था 18 से कम, तो उसको फांसी नहीं हुई। केरल शिफ्ट करा दिया फिर केजरीवाल जी ने ताकि यहां प्रॉब्लम ना हो। बाद में उसको छोड़ दिया गया जेल से क्योंकि बाल सुधार गृह में था वो। अब इस समय के जो कानून हो उसमें जो ऐसे रेप केसेस हैं इनमें देखा जाता है तो इसमें एज 14 वर्ष कर दी गई है। इवन अब एज जो है, एज इस पे डिपेंड नहीं करती कि फिजिकली एज क्या है, आपकी मेंटल एज देखी जाती है, आपका मोटिव देखा जाता है कि आपने किस मोटिव से मर्डर किया है, क्या सोच रही है, उस आधार पर सजा होती है। तो उस आधार पर देखा जाता है, आपने डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनसे रिपोर्ट ली जाती है, फिर उसको जजमेंट जो मिलता है जजेस उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देते हैं। जैसे सर अभी एक केस हुआ था हरियाणा में, 12-13 साल के लड़के ने उसके पिताजी को जला दिया था कमरे में, तो वो मतलब उसका मोटिव ये था कि उसके पिताजी ने उसे पढ़ने पर चिल्लाया और वहीं से चुरा लेके उसने उस पर चिल्लाया। तो इस पे भी वही होगा, पहले मेंटल एज देखेंगे उसकी कि जब पढ़ने के लिए व्यक्ति इतना उतावला है तो मैच्योर होगा ज्यादा, है ना, या फिर कोई मानसिक विकृति का तो नहीं है। देन उसके बाद जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी उस पे जजमेंट देते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं। मोटिव देखा जाता है कोई भी क्राइम करने का, क्या मोटिव रहा। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग मर्डर कर देते हैं लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए। आपके घर में चोर आया, है ना, चोर आपको मारने वाला था, आपने बचने के लिए उसको गोली मार दी। समझ में आया? तो यहां पे आपको सजा तो होगी पर इस तरीके से नहीं होगा कि आपका मोटिव क्या था। एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोगों ने मूवी देखी भी होगी, सेक्शन 375 देखी है, अक्षय खन्ना की मूवी है। उसमें एक महिला केस लगा देती है एक एक्टर पर
है ना, वो रेप केस होता है। इवन पहले जब वो गिल्टी होता है तो उसको रेप केस के लिए सजा तो मिलती है, इवन उस पर वो टैग लग जाता है। बाद में जब उसका वकील केस लड़ता है तो उसमें बताता है कि वो नॉर्मल झूठा केस था, तो उसको सजा तो 10 साल की हुई, लेकिन वो टैग हट गया जो उस पर लगा हुआ था, क्योंकि मोटिव उसका वो नहीं था। रिकॉर्ड खराब नहीं होते। हाँ, अब सजा तो होगी, सजा इसलिए होगी क्योंकि आर्टिकल 375 कहता है कि महिला यदि चाहे और वो बोल दे कि उसकी ये विल के अगेंस्ट हुआ था, चाहे उस समय वो सहमत भी हो, तो भी आप पर केस लगेगा। बीएनएस में और ज्यादा अभी है वो वही है, सेक्शन 375 अभी भी सेम है। तो इस तरीके से ये केसेस जो हैं, है ना, उसी के लिए तो मूवी बनाई थी कि ये कुछ धाराएं बहुत ही इस तरीके से हैं कि जो लोग गिल्टी भी नहीं होते उन्हें भी इसमें क्या होना पड़ता है, सजा भोगनी पड़ती है। मैंने सुना है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट देते हैं वो सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को देते हैं जिनका केस रेयर होता है। हाँ, तो देखो वो भी डिपेंड करता है प्रेसिडेंट। अपनी महिला पहली प्रेसिडेंट कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल। सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी तो जाती ना, पार्डन पावर रहती है। सबसे ज्यादा दोषियों की क्षमा किसी ने किया है तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अब इसमें तो देख सकते हो कि महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि उन्हें इस तरीके से माफ कर सकती हैं, और वहीं वेंकैया नायडू और ये सब आते हैं, क्रिमिनल आते हैं, वो साइन कर देते हैं कि ठीक है चढ़ा दो इन्हें भी, है ना। तो इस बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का अलग चलता है, वो तो आपका बिल्कुल फैक्ट देखेगा, क्या एविडेंस है, क्या मोटिव था, उसके अकॉर्डिंग होगा। एक और लास्ट केस सुन लो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद है 26/11 के हमले, है ना। इवन जो मुंबई में राइट्स हुए थे 93 में, उसमें एक फैमिली थी, एक टाइगर मेमन का नाम सुना होगा, और उनके भाई, 2 भाई थे, दोनों को उसमें क्या किया गया था, दोषी पाया गया था। दोषी इसलिए कि बड़े भाई ने पूरा प्लान किया था, छोटे को पता था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, जबकि उसका मोटिव नहीं था करने का। और ये कहां भाग गए उसके बाद? पाकिस्तान। लेकिन वहां पे क्या डिस्प्यूट हुआ, ये हालांकि बाहर नहीं है, जो टाइगर मेमन थे और उनके छोटे भाई थे, उन दोनों की वाइफ्स के बीच में नहीं बनती थी, लड़ाई होती थी। तो छोटा भाई लौट आया भारत, तो सरेंडर करने ही आया था, नेपाल से एंटर कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने सरेंडर भी कर दिया, उसने सब बता भी दिया, लेकिन उसी को फांसी दे दी। आते टाइम टाइगर मेमन ने मना किया था कि आप मत जाइए, वो फांसी पे लटका देंगे। तो उसने बोला मैंने क्राइम ही नहीं किया, क्राइम तो तुमने किया है ना। उसको बस पता था उस चीजों के, तो उसको भी देशद्रोही ही माना गया, और उसको क्या हो गई, फांसी हो गई। आप यहां से चले जाओ और वापस लौट के आ जाओ, आप तो सोचो मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उसमें भी जो जज थे उन्होंने उसको पूरा समझा और बोला कि यदि आपको पता है कि आपके देश में इतनी चीजें होने वाली, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, उसको रोकना आपका कर्तव्य बनता है। नहीं तो यही तो देशद्रोही की परिभाषा है कि क्यों नहीं रोका आपने, क्यों नहीं बताया पुलिस को। और फिर पाकिस्तान भी गए, फिर लौट के आए। बाद में एथिक्स नहीं जागी, वो उसका रीजन ये था कि फैमिली में ही डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, चलिए डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ये भी कर लिया था। कहां दिया है डिस्क्रिप्शन, पार्ट 6 आर्टिकल 233 से 237। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। किसकी रिकमेंडेशन से, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से। ठीक है,
इसके बाद आता है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिताएं, ये भी करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की मैंने ज्यूरिडिक्शन कौन सी बताई थी? सबसे पहली कौन सी थी? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 131। दूसरी एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 132 से 136। तीसरी पहले जुडिशियल रिव्यू का बताया था, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137। चौथा एडवाइजरी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें प्रेसिडेंट जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर राय मांगता है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी राय, सजेशन दे सकता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे कि मुझे सजेशन नहीं देना तो नहीं दे सकता, बाध्यकारी नहीं है। और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजेशन दिया, राष्ट्रपति ने मांगा, और वो सजेशन राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा, तो वो भी यहां पर बाध्य नहीं है कि वो उसको मानेगा, है ना। मतलब बातचीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मानना है। एग्जाम्पल के लिए बाबरी केस हुआ था, बाबरी कांड सुना है आपने? सुना होगा, ये यहां पे यूपी में मस्जिद को तोड़ा गया था, उसमें अब्राहम कमेटी बनी थी, है ना। अब्राहम कमेटी जो थी, तो उससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राय मांगी गई थी इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। राम मंदिर का जो केस था बाद में इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, है ना, कि ये रिलीजियस मैटर है, तो इस पर हम अपनी राय नहीं देंगे। केस आएगा तो वो सुनेंगे, क्योंकि वो जो थॉट्स मांगे जा रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मांगे जा रहे थे। कौन मांग रहा है? प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो समझ रहे हो, उनका मोटिव हो सकता है एक कम्युनिटी के लिए सही करना, पर सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी मोटिव होता है एक कम्युनिटी को लेकर चलना, है ना। ये तो आपको भी समझ में आता है। हम कितना भी कहें कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हर देश को ये करते हैं, लेकिन फिर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, जैसे राम मंदिर की बात आई थी, तो सिर्फ फिर हिंदू हिंदू ही कर रहे थे, मेजॉरिटी देखते हैं, फिर होता है। इसीलिए अभी अगले टॉपिक्स जो पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि पॉलिटिक्स में रिलीजन, पॉलिटिक्स में कास्ट, है ना, ये सब इनका महत्व होता है, उसी से तो वोट बैंक बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स देख लो, आप अपना एग्जाम्पल समझ लो, मामा के नाम पर चुनाव लड़ा था, है ना, क्योंकि कैटेगरी ओबीसी है। सबसे बड़ा अभी यदि मुद्दा चल रहा है तो वो ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है, उसी पर चुनाव हो रहे हैं, है ना, उसी पर पेपर भी हो रहे हैं, उसी पर रिजल्ट भी आ रहे हैं। सरकार ने पूरा मन बना के रखा है स्टेट की कि 27% देना है ओबीसी को, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट या जो बड़े कोर्ट हैं वो तो उसको फॉलो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 50% से ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकते रिजर्वेशन, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, मना कर देते हैं। ये कौन सी कमेटी, कौन सी कमीशन, ये कमेटी बनी थी सर? ये मंडल आयोग बना था उस समय, 1979-80 की बात है। उस समय रिकमेंडेशन हुई पहली बार, इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1991-2 में, उस समय दे दिया गया था इन्हें। उस समय वीपी सिंह का नाम सुना होगा, उनके द्वारा ये दिया गया था। तो वीपी सिंह के द्वारा जब ये दिया गया तो उन्होंने केंद्र में दिया था 27% ओबीसी को, लेकिन राज्यों में कितना था? 14%। तो अब केंद्र में जब 27 है तो राज्य भी, केंद्र ने बोल दिया आप भी दे दो, लेकिन दे कैसे दो जब तक आप बिल नहीं बनाओगे। तो इन्होंने 27, जब कमलनाथ सरकार आई थी 27 तो दे दिया राज्य में भी, लेकिन बिल बना ही नहीं, तो कोर्ट थोड़ी उसको मानेगी बिना बिल के किसी भी चीज को। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक आप लिखोगे नहीं तो उसका काम तो रिव्यू करना है, उसने खारिज कर दिया। तो 13% लोग होल्ड हो गए, एक्स्ट्रा हो गए ना 13% लोग, क्योंकि है प्रावधान 14 का और 27 पे आधी। अब प्रॉब्लम यही है, आधी भर्तियां 27 पे निकल चुकी हैं। एमपीपीएससी में अलग नाटक चल रहा है 13 होल्ड करने का,
बाकी तो दे रहे हैं 27 पे। और अभी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट क्यों रोका है? क्योंकि वो पूरी की पूरी जो पिटीशंस थी वो खारिज करके कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। अब एडवोकेट जनरल नहीं जाते उधर सुनवाई में, तो डेट बढ़ जाती है आगे। तो मतलब सॉल्व करना होता तो क्यों जल्दी नहीं करते? सर हर राज्य में रिजर्वेशन जो है वो सेंटर डिसाइड नहीं करता, रिजर्वेशन का अलग क्राइटेरिया है। 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। बिहार में हुआ था, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनका फैसला आ गया, 14% पे चल रही हैं भर्तियां। हमने भी सेम उन्हीं के जैसा दिया 27, लेकिन हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार नहीं सुलझाना चाहती। सीधी बात ये है ना। अब इसमें काम क्या होगा? फंस कौन रहा है? बच्चे फंस रहे हैं। जो 13% जिनके रिजल्ट होल्ड हो रहे हैं वो फंस रहे हैं, और जिनके रिजल्ट अभी आने वाले हैं वो भी फंसेंगे कहीं ना कहीं। अब मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम सिर्फ 14% देंगे, तो पुरानी आप 4 साल की भर्ती उठा के देख लो, ईएसबी की सारी 27% पर है। तो किसका हक गया उसमें से? जनरल के 13% का। ओबीसी को मिल गया तो ठीक है कि ठीक है, चलो लीगली मिला है आपको। मान लो वो जनरल के फेवर में गया, तब 13% हर पेपर में सीट्स किसकी गई? जनरल की। समझ रहे हो ना? फिर तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा ना कि जो डिजर्विंग था उसको ही नहीं मिला। इसमें कोई लेना देना नहीं सरकार को आपसे कि आप कितना कमा रहे हो, आप कितने परेशान हो। आप तो जिता ही देते हो हर साल उन्हें। 163 सीट से जिता रहा है ऊपर से, है ना। एक पॉलिसी लाई थी, लाडली बहना योजना, चलने दो। समझ में आया? तो ये पॉलिटिक्स है। अब वही अभी समझना है। सीएम यादव जी को क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री, उसका कारण आया अभी तक समझ में? ओबीसी रिजर्वेशन का ही पूरा मुद्दा है। हमारे यहां सीएम बनेगा तो ओबीसी का ही बनेगा। उसका कारण क्या है? ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो राजनीति में कास्ट चलती है। अभी समझेंगे अपन, अगले टॉपिक्स वही हैं, है ना। अकेला ये नहीं देखा जीता कौन और हारा कौन, वोट परसेंटेज देखे जाते हैं। कितने वोट परसेंटेज आ रहे हैं किस एरिया से, कौन सी कास्ट कितना वोट कर रही है, कितना कवर हो रहा है, वो भी मैटर करता है। ठीक है। इलेक्शन का भी सुनते हो तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स समझ में आ जाते हैं। रिलीजन, कास्ट, इनसे भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। आदमी फिर ये सोचता है यार हमारी जाति का इसी को जिता दो ना, चाहे वो काम का हो या बिल्कुल ना हो, फिर ये चलने लगता है। ठीक है, तो ये पता है आपको अधिकारिताएं, ये कर चुके थे क्वेश्चन। इसके बाद नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। ये था 2 मार्कर है आपका। नीति आयोग कब बना? उससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन कब बना था? फाइव ईयर प्लान्स कब से आ रहे हैं आपके? 1951 से 5 ईयर प्लान्स आ रहे हैं, और 5 ईयर प्लान्स को जो लास्ट शेप देता है वो कौन था? प्लानिंग कमीशन था। तो कब बना होगा प्लानिंग कमीशन? 1951-52 में बना है ये, है ना। उसको खत्म क्यों किया गया 2014 में? टॉप डाउन अप्रोच थी, है ना। उसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी, तो इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जिसको कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2014 में जब लाल किले से भाषण दिया था मोदी जी ने, तो इसकी घोषणा की थी कि हम प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके
एक नया कमीशन लेके आने वाले हैं और 2015 में 1 जनवरी को हमने नीति आयोग का गठन किया, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और अभी कौन है? सेम, है ना। इसमें दूसरा जो पोस्ट होती है वो होती है उपाध्यक्ष की, वाइस चेयरमैन। कौन थे पहले? अभी कौन है? मोहन यादव जी। स्टेट नहीं पूछ रहा, अभी कौन है वाइस चेयरमैन? डॉक्टर सुमन बेरी। अभी पढ़ा होगा करंट में पेपर से पहले। पहले कौन थे जो शेरपा रहे G20 के? अरविंद पनगड़िया। नाम सुना है? नहीं सुने हैं? पहले ही तो बता रहा हूं, पनगड़िया। सीईओ कौन थे पहले? क्या बोल रही है? पहले सीईओ और अभी सीईओ। पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। अभी कौन है सीईओ? BVR सुब्रमण्यम। ये सब याद होना चाहिए, इंटरेस्ट रहेगा तो याद रहेगा। फेस से समझ में आ जाता है, आपको पता रहता है कि कौन कौन सा व्यक्ति है। ठीक है। प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? उस समय पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे प्लानिंग कमीशन के? भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं वो व्यक्ति, गुलजारी लाल नंदा जी। अब एमपी की बात करते हैं। एमपी में अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार और बताऊं? चलो, सबसे पहले लिखो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, चेयरमैन लिख लो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, वाइस चेयरमैन डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा, और इनके सामने लिख लेना ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे। कब कब रहे होंगे एक्टिंग में? जब किसी की डेथ होती थी। पहली बार जब नेहरू जी की डेथ हुई, दूसरी बार इंदिरा गांधी से पहले भी एक व्यक्ति की डेथ हुई थी अपनी पोस्ट पर, लाल बहादुर शास्त्री। और जब जैसे ही इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उस समय नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय ये फुल टाइम बनना चाहते थे। ये आप लोगों को पता नहीं होगी स्टोरी। गुलजारी लाल नंदा चाहते थे कि वो ही इंदिरा गांधी के बाद फुल टाइम क्या बने? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्हें 2 बार का एक्सपीरियंस था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का, और कोई उस समय इतना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति था नहीं। इंदिरा गांधी उस समय पॉलिटिक्स में नई थी, है ना। सॉरी, उनके बेटे राजीव गांधी। तो इन्हें लगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया तो खफा हो गए। लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप रूठते हो तो कोई मनाने नहीं आता, है ना। आते हैं, बड़े नेता होते हैं, खफा तब आते हैं। ठीक है, अच्छा, अपना पर्सनल बता रहे, कोई बात नहीं। चलिए, फिर नीति आयोग लिखिए। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। कौन थे पहले अध्यक्ष? करंट
कौन है? पहले पहले नीति आयोग का बोल रहा हूं, प्लानिंग तो कंप्लीट हो गया। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015। पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी भी वही हैं। पहले उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी, अभी कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, अभी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। हाँ, मैक्सिमम तो वही रहते हैं जो बहुत पुराने बैच रहता है जिनका 1980 के बाद से 90 तक का, उस बैच के ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, और कुछ छूटा? चलिए, अब नीति आयोग के 7 स्तंभ। नीति आयोग बनाया किस लिए गया था? जो टॉप डाउन अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन की, कि पहले ऊपर के व्यक्तियों का या ऊपर के लोगों का क्या करो, डेवलपमेंट, तो क्लस्टर बेस अपने आप नीचे का हो जाएगा, उसको समाप्त करके गांधी जी की विचारधारा बॉटम अप अप्रोच, मतलब जैसे गांव को डेवलप कर दो, पंचायतों को डेवलप कर दो, तो अपने आप पूरा शहर सिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इस उद्देश्य से बनाया गया। इसमें अधिकारिता है, इसमें मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं, कुछ इनवाइटेड होते हैं, कुल फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, है ना। अब उनमें से भी देख लो, जैसे वित्त मंत्री सीतारमण जी, ये उसकी मेंबर हैं, विदेश मंत्री मेंबर हैं, गृह मंत्री उसके मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास अथॉरिटी ज्यादा है। और पंचायती राज और इनके जो मिनिस्टर्स उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके फुल टाइम मेंबर्स में कुछ विशेषज्ञ भी हैं जिनके पास कहीं ना कहीं अपनी फील्ड का क्या है, नॉलेज है। तो जब प्लानिंग बनती है, पहले 5 इयर्स प्लान चलते थे, अब उस अप्रोच को हमने हटा दिया। हम अब ईयरली क्या करते हैं अलग से, या तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, जैसे 2047 के लिए हमने टारगेट बनाया, 2070 के लिए हमने टारगेट बनाया, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये भी कौन शेप करता है? नीति आयोग। इतनी सारी इंडेक्सेस निकालता है, ईज ऑफ लिविंग, HDI, उससे क्या पता चलता है देश की कंडीशन क्या चल रही है। तो अभी भी पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? नीति आयोग का है। इसीलिए ये पढ़ना है। अब क्वेश्चन आया था कि 7 पिलर्स लिखना है, तो डायरेक्ट इसके 7 पिलर लिखना है ना। तो इसके 7 पिलर को आपको या तो रट लेना है या फिर कोई ट्रिक बना लेना है। हाँ, तो 7 ही तो टर्म लिखना है। अब इतना भी हमें उसमें लेके नहीं जाना है कि 20 में लिखना है तो 7 बोला है। लाइन मत लिखो, सिर्फ पॉइंट डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें चल जाता है, एक्सीड हो भी जाए तो, है ना, कोई आपके वो गिनने नहीं वाला, इसीलिए। ठीक है, तो सिर्फ लिखना है आपको। लिख लीजिए सातों। सबसे पहला है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, P3। P से 3 टर्म है इसमें। सबसे पहले प्रोएक्टिव लिख लो। सबसे पहला है प्रोएक्टिव, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रियता, हिंदी में भी लिखते जाना। प्रोएक्टिव मतलब सक्रियता। प्रो पीपल मतलब जनहितैषी, और पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी। प्रोएक्टिव सक्रियता, प्रो पीपल मतलब
जनहितैषी, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, ठीक है। इसके बाद ई से 1 है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण में महिला अकेले का नहीं करना है, सब है इसमें, ठीक है। अच्छा, पुरुष का हो नहीं रहा है। फिर ई के बाद I1, आई से है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। कितने हो गए? 5। अच्छा, ई से 2 हैं, E2 कर लेना। ई फॉर इक्वालिटी, समानता, 6 हो गए। और लास्ट बचा T1, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। क्या ये बता रहा है कि इस पिलर्स के साथ, इस अप्रोच के साथ काम कर रही है सरकार। जैसे अभी नया बजट आया, नए बजट में जैसे आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझिए, जब ऋग्वैदिक काल स्टार्ट हुआ था तो 4 वर्ण होते थे। उस समय तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता था, 4 वर्ण थे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। आप यदि मंत्र पढ़ सकते हो, पढ़ने लिखने में अच्छे, तो आप पंडित बन सकते हो। आपको लड़ना आता है, फिजिकली आप एक्टिव हो, आपको राजनीतिक ज्ञान है, तो आप क्या बनोगे? छत्री, है ना। आपका व्यापार में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, आप उसमें एक्टिव हो। और जब आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा कर सकते हो, तो शूद्र। ये था मेथड। लेकिन जैसे ही वहां पर उत्तर वैदिक काल आया तो ये वंशानुगणत हो गया कि राजा का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण होगा, जन्म से हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आया। कोई भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है क्या? नहीं करती। तो बजट में उन्होंने ऐसे ही 4 पिलर्स दिए, उन्होंने 4 जातियां बताई। जातियां बताना तो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर भी उन्होंने 4 जातियां बताई देश की। वो भी कौन कौन सी? किसान, महिलाएं, युवा, और चौथे नंबर पर गरीब, है ना। इनके लिए काम करना है, सिर्फ यही वर्ग है देश में, जातियां उन्होंने नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच समझ में आ रही कि वो किस फील्ड में काम करने वाले हैं अब इस बजट में। ऐसे ही यहां पर है। ये भी पूछ सकता है कि अभी जो बजट आया था उसमें भारत के लिए 4 जातियां कौन सी बताई थी? कौन कौन से थे? किसान, महिलाएं, युवा और गरीब। इन सभी के लिए उन्हें काम करना है। तो ऐसे ही ये पिलर्स हैं, इस फील्ड में करना है। प्रोएक्टिव मतलब सक्रियता, हमेशा एक्टिव रह के काम करना है लोगों के लिए। प्रो पीपल, जनता के लिए काम करेंगे। पार्टिसिपेशन, सभी की सहभागिता बढ़ाएंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। फिर एम्पावरमेंट, सभी का एम्पावरमेंट करना है। इक्वालिटी मतलब समानता, सबको साथ लेकर चलना है। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स ही गिना रहे हैं पिलर्स के थ्रू कि हम इन फील्ड में काम करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है? सभी लोगों का सभी दिशाओं में विकास करना, सबका साथ सबका विकास, वही अवधारणा है, ठीक है। और लास्ट ट्रांसपेरेंसी, कोई भी पॉलिसी बन रही है तो उसमें क्या होगी? पारदर्शिता होगी। समझ में आया? इस अप्रोच के साथ ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? 2022 मेंस का 2 मार्कर था। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। कौन सी बुक प्रेफर करते हैं अपन पॉलिटी के लिए? लक्ष्मीकांत। उठा के देख लेना यदि मिल जाए आंसर तो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो
आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सबके लिए बराबर हैं। उनमें से ही एक क्वेश्चन था। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं ना कि इंपीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की है, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है ना। बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन गलत नहीं है, वो अप्रोच है आपकी कि आपके कॉन्सेप्ट यदि ठीक है तो आप इसको लिख सकते हैं। वो लिखते हैं, देखो होती प्रोसेस सेम है, हाँ होना था, लेकिन अब वो लिख दिया है। पीएससी अपनी गलती थोड़ी मानती है, पीएससी अपनी गलती नहीं मानती। यदि उन्होंने महाभियोग लिख दिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सही लिखा है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। अब या तो इसको छोड़ दो या फिर तुक्का मार दो, यदि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है। क्यों सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति आएगा? एक बात बताओ, नॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस उठा लो आप प्रेसिडेंट के, उसमें क्या होता है? बस तो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। इतना सोचना ही नहीं था। हमें क्या करना है, जब पता है इंपीचमेंट सिर्फ किसके लिए यूज होती है, राष्ट्रपति, यहां रिमूवल होना था लेकिन उन्होंने इंपीचमेंट लिख दिया है ना। और इसके अलावा हमने दो मेथड पढ़ी हैं, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने इंपीचमेंट इसके लिए प्रोसेस कर दिया, तो कौन हटाएगा? पार्लियामेंट। क्योंकि प्रोसेस तो होगी कहां से स्टार्ट, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगता। अभी लगाई तो थी ऑब्जेक्शन, हुआ एक भी ठीक? सेम 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 जो इंपीचमेंट की प्रोसेस। किसका नहीं हुआ ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे अप्रोच के नहीं है। इनमें तो सिर्फ जो आपका डिस्क्रीटरी पावर है, स्वविवेक की शक्ति है आपके मन में, उससे लो। बस प्रॉपर होनी चाहिए संविधान के अनुरूप। चैट जीपीटी से भी पूछ लेना, तो वो भी थोड़ा बहुत किसी के वो बता देगा, क्योंकि कहीं उसने थोड़ी लिखा पड़ा है इसको। ठीक है, तो इनमें ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये आउट ऑफ रेंज है। लेकिन इसमें बस क्या करना है, जो आपके कॉन्सेप्ट बने हैं उनका प्रयोग करना है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। बताइए, इलेक्शन कमीशन का पहले तो स्ट्रक्चर बताइए, क्या है स्ट्रक्चर? कहां डिस्क्रिप्शन दिया है इलेक्शन कमीशन का? पहले पार्ट बताओ, किस भाग में दिया है? 324 से 29। ठीक है, हाँ, पार्ट 15 324 से 329 में दिया है। कितने सदस्यीय स्ट्रक्चर है ये? 1+2। क्या ये हमेशा से 1+2 था? फिर कब चेंज हुआ? बीच में 1989 तक, 1989 तक बना। कब था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कब बना था? 50 में। डेट 25 जनवरी 1950। लिख लो इसको, सब कुछ भी नहीं पता है। जब से ये बना 25 जनवरी 1950। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ प्रोविजंस पढ़े होंगे आपने। जैसे जो लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन हमने राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एडॉप्ट किया था। अगले दिन 25 जनवरी को हमने किसको नेशनलाइज कर दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 3 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को नेशनलाइज कर दिया हमने। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 से 1989 तक सिर्फ कितने मेंबर थे? एक मेंबर था। ठीक है, इसके बाद 90 में, 89 में फिर कितने मेंबर्स आ गए इस डेट के बाद?
1 + 2, पूरे एक साल ये 3 नहीं रह पाए और फिर 90 में कितने कर दिए हमने? क्या? अरे भाई मैं समझा रहा हूं पूरा, फिर मैं आंसर ही बताता हूं, फिर कर लेना अपने से। तो थोड़ा पहले क्वेश्चन तो समझ लो कि क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक है। 1950 से 89 तक एक था, 89 में कितने हो गए? ये 3 मेंबर हो गए। फिर 89 से 90 तक फिर इन्होंने एक कर दिया, 90 में कितने बचे? एक, और 90 से 93 तक एक ही रहा। फाइनली 1993 में इन्होंने फिर से कितना कर दिया? 1 + 2 कर दिया। मतलब फाइनली आपको आंसर याद रखना, ये 93 से क्या हुआ? 3 मेंबर हुआ सदस्य, एक आपका चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। अब करंट में पढ़ लेना, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। अभी कौन है? राजीव कुमार। लिख लो, पहले थे सुकुमार सेन, दोनों कुमार कुमार हैं अभी भी। अभी कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अब समझो यहां स्ट्रक्चर में क्या बताना है, यही बताना है। आर्टिकल इसमें दिया है, कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर इसका। करंट पता है तो दोनों नाम भी लिख सकते हो, नहीं पता है तो इतना छोड़ सकते हो। कार्य बताइए दो, क्या काम होते हैं? इलेक्शन कंडक्ट कराना, दूसरा और उससे अच्छा बताओ ना, आचार संहिता लागू कौन करता है? जो बिल्कुल प्रॉपर जो 2 आपके हैं उनको लिखना है यहां। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चल लिख लो, उसको भी लिख लो, है ना। ये 2 फंक्शन है। कहने का अर्थ समझ में आया? आपको सिर्फ वो टर्म उठाना है जो बिल्कुल आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। काम तो बहुत सारे हैं, शराबबंदी भी करा देता उस समय, ये भी काम है ना। इलेक्शन जब होता है, अब भी तो बोला कोड ऑफ कंडक्ट। अभी सीहोर में एक खुला है नया पागल खाना, है ना। तो 2-3 लोग जिसको भी परेशानी हो रही है, बिल्कुल रोड पे पड़ता है। हाँ अभी चलेंगे अपन। एक तो ग्वालियर में है और एक अभी सीहोर में नया बना है, अमलाहा में। 2 ही हैं अभी, है ना। तो भोपाल में उन्हें पता है कि लोग ज्यादा परेशान हैं, ले जा सकते हैं यहां से। चलिए अगला, ये भी सेम क्वेश्चन था। आपको बताना है इसमें ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से बनाया जा सकता है। मान लो छत्तीसगढ़ और एमपी चाहे कि हमारा एक ही पीएससी रहे जो दोनों के लिए पेपर कंडक्ट कराए, इंटरव्यू कराए, पोस्टिंग दे, तो वो किस मेथड से बनेगा, ये पूछा था। क्या होगा इसमें? बनाएगी तो पार्लियामेंट, प्रोसेस पूछी है, क्या प्रोसेस होगी? बिल पास हो गए। सबसे पहले तो सहमति होनी चाहिए दोनों राज्यों की कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बने। उसके लिए दोनों राज्यों की विधानसभाओं में बिल पेश होना चाहिए और वो पास होना चाहिए। वो बिल कहां जाएंगे रिकमेंडेशन के लिए? पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी, फाइनल लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होगा और प्रेसिडेंट के साइन के साथ ये क्या बन जाएगा? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोसेस दी है कहीं?
नहीं दी है ना। ये भी प्रोसेस मानी जाती है। जैसे नए राज्य का गठन होता है या बाउंड्री चेंज करना है, फॉर एग्जांपल के लिए तेलंगाना राज्य बनाया आंध्र प्रदेश से तोड़कर, उसकी जो मेथड थी सेम यही थी। पहले आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा में एक बिल पेश होगा, उस बिल में सहमति देखी जाएगी कि राज्य में लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो उसमें वोटिंग होगी। जब वो राज्य की विधानसभा से पारित हो जाएगा, वो बिल कहां जाएगा? पार्लियामेंट में। दोनों सदनों से उस पर पास करना पड़ेगा। फाइनली जब मोहर लग जाएगी प्रेसिडेंट की, तब जाके नया स्टेट बनता है। सेम प्रोसेस यहां। कौन सा? इसमें तो सिंपल लगती है ना, राज्यों में तो सिंपल लगेगी, यहां भी सिंपल ही। नहीं होता, मना कर देगी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। यदि पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो डायरेक्ट ही खारिज हो जाएगा, बिल ही नहीं जाएगा आगे। इसीलिए तो वोटिंग कराते हैं ना। तो करना पड़ेगा राज्य को, भले ही मना करे। ऐसा तो नहीं बना, उसमें तो कॉन्सेंट हो जाती है, लेकिन ये मेथड है। यदि पार्लियामेंट चाहे और राज्य मना कर रहा है तो भी बनेगा, और राज्य नहीं चाहे और पार्लियामेंट चाहती है तो भी बनेगा। मतलब सुप्रीम कौन है यहां पर? पार्लियामेंट। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन ये प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। राज्यों की सहमति होनी चाहिए, बिल पेश होगा, कहां जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको क्या करेगी? सिंपल मेजोरिटी से पास करा देगी, फाइनली मोहर लगी तो ये बन जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस? महत्व बताइए यूपीएससी का, और इसमें सुधार के लिए सजेशन दीजिए। क्या महत्व है यूपीएससी का? और एक ही महत्व है, क्या है? अच्छा, जो पोस्ट आती हैं सिविल सर्वेंट्स की, कौन डिसाइड करता है यूपीएससी की? किसकी पावर है ये? राज्यसभा की पावर है। ये बताया था, राज्यसभा यदि लोकसभा से कहीं किसी फील्ड में आगे है तो वो है सिविल सर्विसेज। कौन डिसाइड करता है ये? राज्यसभा डिसाइड करती है ना। तो अब यहां पर आप देखोगे यूपीएससी मतलब सिविल सेवाओं की जनरली आपको महत्व बताना है। तो जो कमीशन है वो क्या काम करता है? एग्जाम कंडक्ट कराने का। फिर किसी का प्रमोशन होना हो, डिमोशन होना, ट्रांसफर होना हो तो कर नहीं सकता, लेकिन सजेशन दे सकता है। अदर एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अकेला यूपीएससी एक एग्जाम नहीं कराता, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस होता है ना, सीएपीएफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीडीएस का नाम सुना होगा, सेना के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए कार्य, कहीं ना कहीं यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो उसके द्वारा जितने भी कार्य दिए जाएंगे वो भी करेगा। केंद्र सरकार को सलाह का काम करेगा, और जो भी व्यक्ति नियुक्त होंगे उनकी ट्रेनिंग की भी अथॉरिटी किसकी होती है? यूपीएससी की। इवन उनके कैडर डिसाइड करना कि ये मध्य प्रदेश कैडर में रहेंगे, ये मणिपुर कैडर में रहेंगे, इस कैडर में, वो भी कौन डिसाइड करता है? यूपीएससी डिसाइड करता है। और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम किसका होता है? यूपीएससी। कितने सारे हो गए? मात्र भर दोगे 6-7 पॉइंट? वो सेंट्रल से डिसाइड होते हैं, कैडर चेंज होते हैं। रहेंगे तो आप आईएएस रहेगा तो राज्य में आएगा ना। तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता है। ये पूछ रहे हैं कि ये यूपीएससी प्रमोशन
तो ये तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया ना। फेडरलिज्म को कैसे अकेला प्रमोट कर रहा है, काम तो राज्य के लिए कर रहा है ना वो, है ना। क्वेश्चन सुधार लो, वो क्योंकि आउट ऑफ रेंज जा रहा है मेरे, एक अलग क्वेश्चन पूछता है, तुम अलग क्वेश्चन पूछते हो। ऐसे क्वेश्चंस हैं ही नहीं जो डाउट आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा दोनों बैठो अच्छे से, नजर लगी है, घर पे बात करो, ठीक है। उसके बाद टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना। महत्व समझ में आ गया। अब यूपीएससी में क्या सुधार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक जनरल पूछता हूं, एमपीपीएससी में क्या सुधार होने चाहिए। बहुत सारे, जैसे वैकेंसी बढ़ाना सुधार नहीं है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता एमपीपीएससी पे। हाँ ये कर सकते हो, है ना। आंसर की एक निकालेंगे फिर और दिक्कत है, फिर सुधरेगा भी नहीं वो अगली बार से। तो सुधार का मतलब ये नहीं है कि अकेला वो सुधार जो आप फेस कर रहे हो। किसी भी कमीशन में सुधार होते हैं, इसके कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो हर कमीशन पर लागू होते हैं। ये समझना है, लिखने का तरीका है ये। जैसे अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए, अधिकारियों के लिए थोड़ा जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको स्ट्रिक्ट की जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। इसमें भाई भतीजावाद चलता है, मतलब आप मेरे रिलेटिव हो तो मैं आपको प्रमोट करने के लिए क्या करूंगा, काम करूंगा, इसको रोका जाए। रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही, काम पड़ा है कर ही नहीं रहे, है ना, उस कल्चर को हटाया जाए। रेड टेपिज्म के कल्चर को, लाल फीताशाही समझते हो, मान लो ये बुक पड़ी है, ये जो इसका फीता दिख रहा है ये लाल है और मैंने इसको बंद कर दिया, अब ये पूरे साल भर ऐसी ही पड़ी है, मतलब मैंने अपना काम ही नहीं किया खोल के इसमें, ये कहलाता रेड टेपिज्म। इस कल्चर को हटाया जाए, समझ में आया। इसके कानून बनाए, जैसे पूजा खेड़कर केस इसमें डाल सकते हो, यूपीएससी की कितनी बड़ी लापरवाही थी। तो ऐसे केसेस पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी कैंडिडेट यदि आ रहा है तो वो डिजर्विंग है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो ये सारे सुधार हैं, ये तो आप सामने फेस कर रहे हो, सामने देख रहे हो। लेकिन लिखना किस तरीके में है जिसमें आपके वो टर्म आए, की पॉइंट्स आए। रेड टेपिज्म लिखोगे अच्छा टर्म लगेगा, ट्रांसपेरेंसी लिखोगे, अकाउंटेबिलिटी लिखोगे, अच्छे टर्म लगेंगे ये लिखने में। तो ये सुधार करने हैं, अकाउंटेबल बनाना है हमें यूपीएससी को, ट्रांसपेरेंसी लाना है उसमें, है ना। जो प्रोसेस हो रही है पेपर्स की वो और आपकी फेयर तरीके से हो, इस तरीके से सुधार लिखना है। समझ में आया। बस तरीका चेंज करना है लिखने का, पता सब है हमें। ये क्वेश्चन ऐसे कुछ है नहीं कि आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते है। इसमें नंबर मिलेंगे सिर्फ आपके लिखने के पैटर्न के, आप किस पैटर्न पर लिख रहे हो, कौन से की पॉइंट्स उठा रहे हो, समझ गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे यदि निबंध लिखने दे दो तो आप वैसे वंडर ऑफ साइंस जैसा लिख दोगे पूरा। स्कूल में आता था वंडर ऑफ साइंस, तो रट के लिख देते थे, ऐसे पैराग्राफ में लिख दोगे। लेकिन उसको हमें पढ़ाना है, अच्छे से लिखना है, तो उसकी मेथड होनी चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 पेज में आंसर लिखना है, 1 पेज इधर हो गया, अच्छा इंट्रोडक्शन बना दो 3-4 लाइन का, फिर इंपॉर्टेंस लिख दो 1 से लेके 6-7 पॉइंट के। सेकंड पेज पर आ जाओ, इसमें सुधार लिख दो, रिफॉर्म्स क्या क्या किए जा सकते हैं, 1 से लेकर 6-7 पॉइंट के। सब हेडिंग्स में लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आपने ट्रांसपेरेंसी लिखा, उसके सामने लिख दिया कि इस आयोग में ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी प्रक्रिया प्रोसेस है वो जनता तक उसको सुलभ कराया जाए। फिर उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन लिख दो। और कंक्लूजन में पॉजिटिव लिखना है, मतलब बड़ाई ही करना है यूपीएससी की, है ना। उसमें ये मत लिख देना फिर कि कैंसिल करो इसको, है ना। उसमें ये लिखना है कि वर्तमान में भी ये सुधार देखे जा सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं यदि
सतत प्रयास से यूपीएससी के लोग सिलेक्ट होकर या इतने अच्छे हमारे पास सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें किसकी भागीदारी है या किसका योगदान है? यूपीएससी का। इस तरीके से आंसर की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके बताइए। हाँ, यही पूछना था। ये भी है, प्रमोशन भी है। देखो मैं बता रहा हूं, एक डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट मतलब जो आपके पेपर के थ्रू हो रहा है ना, जैसे यूपीएससी का पेपर किया, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा आपका प्रमोशन मेथड। प्रमोशन मतलब आपने देखा होगा डीसी से भी कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। वो हो आप स्टेट की सर्विस में, लेकिन आप प्रमोट होके कहां पहुंच गए, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, मतलब प्रमोशन मेथड। और तीसरी होती लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब जिस फील्ड में आपको विशेषज्ञता है ना, उस फील्ड में आपको डायरेक्ट यहां पे एंट्री मिल जाएगी, वो कहलाती लेटरल एंट्री। तो 3 मेथड होती। ठीक है, यही लिखना था इसमें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और लेटरल एंट्री। क्या हुआ? वो डिस्प्यूट दूसरा था, वो समझाया था मैंने, वो रिजर्वेशन का डिस्प्यूट था, उसको भी समझ लो, नहीं तो फिर कहोगे कि वो भी नहीं पता। क्या था, इन्होंने निकाली थी 45 सीट्स, यूपीएससी ने कितनी निकाली थी? 45 सीट्स। उसमें इन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन की मेथड होती है ना। अब रिजर्वेशन का जो मेथड है, इन्होंने क्या किया था, ये जो 45 सीट्स थी, ये हर डिपार्टमेंट से एक थी। मतलब कितने डिपार्टमेंट थे? 45 डिपार्टमेंट की अलग अलग 45 सीट्स थी। और रिजर्वेशन का मेथड ये है इसमें कि जब 3 सीट्स होंगी, कितनी होंगी? 3, तब तो रिजर्वेशन दोगे, है ना। तो इन्होंने यहां डायरेक्ट निकाल दिया, उसमें रिजर्वेशन नहीं था, इसीलिए वो मुद्दा बना कि आप रिजर्वेशन समाप्त करने वाले हो। लेकिन रिजर्वेशन का उसमें मेथड क्या होता है कि कम से कम कितनी सीट्स हो? 3 एक डिपार्टमेंट में, तब तो रिजर्वेशन दोगे कि इसको देना है कि इसको देना है। उसमें टोटल कितनी थी? 45 डिपार्टमेंट, 45 सीट। हालांकि वापस लेनी पड़ी, क्योंकि उनको ही सपोर्ट करने वाले जो भी अदर मेंबर्स है, जैसे चिराग पासवान, कर तो बीजेपी को सपोर्ट रहे, कॉलिजन की गवर्नमेंट है, लेकिन वो भी उसको अपोज में थे कि नहीं ये गलत है, रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं आप, तो इसीलिए उन्होंने वापस ले ली। नहीं तो पहले तो हमें सपोर्ट करना था कि सही तो किया, अब लेकिन हम वापस ले लिया, तो अब क्या करेंगे? अपोज करेंगे। उसका कारण क्या है? काम सही नहीं था तभी तो वापस लिया। तो गवर्नमेंट को हर तरीके से बचाना है, लेकिन समय के अनुरूप। जैसे बुलडोजर कल्चर पहले सही था, जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया, तो हम सरकार को बचा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया ये गलत है, तो हम कैसे सही कह सकते हैं? तो अब हम गलत बोलेंगे। तो इंटरव्यू के 2 दिन पहले तक हम बुलडोजर कल्चर को सही पढ़ते आ रहे थे, और उस दिन के बाद से हमारा अप्रोच चेंज हो गया था। तो वहां पे आंसर उसके हिसाब से देना था जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। तो ऐसे ही यहां केस था वो लेटरल एंट्री का। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या हैं? जो भी एक्टिविटीज हैं नीति आयोग की, किस एक्टिविटीज या किस श्रेणी के साथ ये काम करती है, ये बताना था। ठीक है, वही जो 7 स्तंभ हैं उन्हीं में से उठा लो। जैसे संपूर्ण विकास, पॉलिसी फॉर्मेशन करना है तो जनता के लिए करना है, ये सीरीज है, लिख लो जल्दी से छोटी छोटी इन्हीं को। पहला लिखो हिंदी में और इंग्लिश में सेम, इसको कहते हैं समग्र विकास। सुना है ये टर्म? सभी का विकास कहते हैं, समग्र विकास।
ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, मानव विकास एवं समर्थन। तीसरी श्रेणी है नीति निर्माण एवं योजनाएं, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटजीज। और लास्ट राजनीति एवं विकास के लिए सलाह, पॉलिटिक्स एंड सजेशंस फॉर डेवलपमेंट, है ना। ये प्रमुख सीरीज है इनकी। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके ये कल पढ़ेंगे अपन, है ना। चलिए कल मिलते हैं, होमवर्क लिख लो। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं या जो सुधार किए जा सकते हैं इलेक्शंस में, वो लिख के लाना है। हाँ